इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अभी सिंधिया कॉलोनी का एक जलसा अटेंड करके आ रहा था। रास्ते में रोशन गेट के ऊपर एक जलसा सजा हुआ था। ना मैं उम्मीदवार को पहचानता हूँ, ना वहाँ स्टेज पे कौन बैठे थे ये भी नहीं पहचानता हूँ। इतना जरूर पहचानता हूँ कि भाजपा में सबको भेजा है, भाजपा की तरफ से आए हुए हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरे भाई कि महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा साजिश अगर किसी एक सीट के ऊपर की जा रही है, जहां एक ऐसी षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां ऐसा एक राजनीति का घटिया खेल खेला जा रहा है, वो सीट है औरंगाबाद ईस्ट की, जहां पर इम्तियाज जलील को हराने के लिए 28 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। और ये 28 मुस्लिम उम्मीदवार ये खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग जीतने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि यहां पर अपनी क़यादत को खत्म करने के लिए किसी की अपनी जाती दुश्मनी है, किसी की अपनी नाराजगी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हम ऐसे ही अपने जाती मफाद की खातिर अगर इस मुल्क से, इस राज्य से अपनी क़यादत खत्म कर देंगे, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात से हम गुजर रहे हैं, इससे बदतर और क्या हो सकता है कि जो हमारे जान से अजीज है, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारी शिनाख्त है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी हो रही है और इस राज्य का मुख्यमंत्री बोलने वाले की पीठ थपथपाकर ये कह रहा है, एक पैगाम दे रहा है कि तुझे जो बोलना है बोल, तेरे बात को भी हम धक्का लगने नहीं देंगे। आज उन लोगों से हमें कुछ सीखना है कि जहां औरंगाबाद सेंट्रल के अंदर दो शिवसेना के दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार पीछे हो जाता है, हालांकि राजनीतिक दुश्मनी है, कट्टर दुश्मन है, लेकिन एक पीछे हो जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ेंगे तो यहां से 2014 में जैसा मजलिस चुनकर आई थी, दोबारा वो चुनकर आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं खड़े रहूंगा। एक वो है जहां अपनी क़यादत, अपना नेतृत्व खड़े करने के लिए वो ऐसी कुर्बानी दे रहे हैं, और एक हम है कि इतने हिस्सों में बढ़ गए हैं। 15 उम्मीदवार मैदान में बचे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि सही मानों में ये जितने उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हैं? एक एक के बारे में पता करिए। रिक्शा चलाने वाला सब्जी बेच रहा है, पानी की टांकी के ऊपर कोई ड्राइवर का काम कर रहा है, लेकिन एमएलए का फॉर्म भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एमएलए का फॉर्म कोई भी भर सकता है। 2 रुपए का फॉर्म लेकर आओ, भरो और लेके जाकर दे दो कि मुझे एमएलए बनना है। एमएलए का फॉर्म भरने के लिए एक वकील लगता है, इतना मुश्किल फॉर्म होता है। उसके साथ साथ 10,000 रुपये डिपॉजिट करना होता है। कहां से आया ये पैसे? कौन दे रहा है इन्हें ये पैसा? किसने इन्हें खड़ा किया है? इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है। मैं भी मानता हूं
लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में और मुसलमानों की क़यादत जहां जहां पर भी मजबूत थी, उसे खत्म कैसे किया गया, तो उसकी जिंदा मिसाल ये देखिए। कल समाजवादी पार्टी के अबू आसिम साहब आए थे, रोशन गेट के ऊपर बड़ी सभा ली गई, गाड़ियां भर भर के लोगों को लाया गया। मैं था जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यह कहा था कि हम अबू आसिम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ेंगे, हम उनके पार्टी के दूसरे एमएलए रईस के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हम दोनों लड़ेंगे तो कोई तीसरा ही चुनकर आ जाएगा। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा खेल खेला गया, और मैं पूरे यकीन के साथ ये आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आपको कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के अंदर है। उन्हें कितने सीटें दी गई है? 2 सीटें, एक गोवंडी की और दूसरी भिवंडी वेस्ट की, ईस्ट की सीट दी गई है। उम्मीदवार उन्होंने कितने खड़े किए? तो 9 उम्मीदवार खड़े किए गए। कहां कहां खड़े किए? हमारे गांव में, जहां हमारे एमएलए मुफ्ती साहब वहां से जीत कर आए हुए हैं। फुलिया में खड़े किए हैं, जहां हमारे फारूक शाह साहब जीत कर आए हैं। बायकल्ला के अंदर जहां से वारिस पठान जीत कर आया था, वहां पर अपना उम्मीदवार खड़े किए। औरंगाबाद ईस्ट, यहां पर भी अपना उम्मीदवार खड़े किए। मतलब आप समझिए, जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, उन्हीं के इशारों के ऊपर एक खेल खेला गया। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। ये उनके खिलाफ ईडी की नोटिसेस, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए उनको डराया गया, और उसके बदले में उनसे कहा गया कि जहां जहां पर मजलिस मजबूत है, वहां तुम अपने उम्मीदवार खड़े करो। और उन्होंने वो खेल खेला। मेरे भाई, आज ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने वोटों को अगर बांट देंगे, अपने वोटों को अगर हम तकसीम कर देंगे, तो इसका सीधा सीधा फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे को मिलने वाला है। ये 15 उम्मीदवारों में से कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जब फॉर्म भरने के लिए एसएफएस स्कूल में आए तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के साथ वहां फॉर्म भरने के लिए आया। फॉर्म भरा गया तो किसी के हाथ में 50,000, किसी के हाथ में 1 लाख, किसी को 2 लाख। तब तक इस कौम के 10, 15, 20 लोग ये पूरी आवाम का सौदा करते रहेंगे। हम खामोश बैठकर, तमाशाई बनकर ये सब पैसों का नंगा नाच देखते रहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआएं, नौजवानों का जोश, मेरी माएं और बहनें, 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, 2024 में हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मैं आप लोगों के चेहरों को देखकर यह समझ सकता हूं कि जब लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो आपकी कैफियत कैसी थी। मैंने उस दिन जब काउंटिंग सेंटर से हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे थे, उस काउंटिंग सेंटर के ऊपर मैंने कितने नौजवानों को रोते हुए देखा। मेरे घर पर जब एक हुजूम आ गया, उसमें कितने ऐसे बुजुर्ग थे जो थरथराहट में उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। मैं उस वक्त भी एक बात कहा था, और नौजवानों एक बार फिर से
आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हर फैसले में अल्लाह की कुछ ना कुछ मसलहत होती है। हो सकता है कि लोकसभा के अंदर हमें कामयाबी नहीं मिली, हो सकता है कि अल्लाह महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर हमारे नुमाइंदों को भेजना चाहता हो ताकि महाराष्ट्र की हुकूमत के सामने हम खड़े रहकर हमारे मुद्दों को उनसे पूछ सके, उनसे सवाल कर सके। लेकिन अगर इन साजिशों का हम शिकार हो गए, एक साजिश ये भी है, कल नारेगांव इलाके के अंदर, नारेगांव इलाके में जो लड़के गरीब बस्तियों में घूम रहे थे, घर घर जा रहे थे, या आप लोगों को भी मैं चौकन्ना करना चाहता हूं। लोकसभा में बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा इस बात का कि जहां पर मोहल्ले के ही 2-4 लड़कों को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो भी गरीब का घर है वहां पर जाओ, उनका इलेक्शन कार्ड लो, उनका आधार कार्ड हासिल करो। इलेक्शन से एक रात पहले वो लोग आएंगे तुम्हारे घर पे, तुम्हारे उंगली के ऊपर स्याही की निशानी लगाएंगे और ये कहा जाएगा कि तुम्हें वोट देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कार्ड उनके पास, आधार कार्ड उनके पास, उंगली के ऊपर स्याही लगी हुई, और उसके बदले में क्या दिया जाएगा? किसी को 300 रुपये, किसी को 500 रुपये, ज्यादा हराम की दौलत जिनके पास है, एक वोट के बदले 1000 रुपये। मेरे भाई, आज शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन कोल्हापुर में जब हमारी गरीब बस्तियों में जाकर बजरंग दल के लोगों ने मुसलमानों के घर में घुस घुस के मारे थे, उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाया था। जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता खुलेआम कह रहा है कि मैं मस्जिद में घुस के चुन चुन कर मारूंगा, तो आज कोई इस हुकूमत से सवाल करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या इस मुल्क में 2 तरह के कानून है। एक कानून उसके लिए है जो चाहे बोल सकता है, और एक कानून हमारे लिए है कि हम वोट भी करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसे माहौल में हम इस हुकूमत को एक पैगाम देना चाहते हैं। अगर जबान उनके मुंह में है तो उससे खूबसूरत जबान हमारे मुंह में भी हो, जवाब हम भी दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वो मंजर देखा है जब हमने एक आवाज लगाई कि हमें बंबई तक जाना है, इस हुकूमत को ये पैगाम देने के लिए कि ये कौम कोई मुर्दार कौम नहीं है कि कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा और हम सुन के ले लेंगे। मैं सलाम करता हूं नौजवानों का जो मुंबई के उस रैली के अंदर शामिल हुए। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र के उन गरीब मुसलमानों का जो अपने रसूल, अपने नबी करीम की मोहब्बत में कैसे गाड़ियों का काफिला लेकर निकले। पूरी दुनिया ने इसे देखा। एक पैगाम हमने दिए मेरे भाई कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिसकी वजह से मेरी पहचान है, जो मेरे लिए मेरी जिंदगी से ज्यादा अजीम है, अजीज है, उनके खिलाफ हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों, 20 तारीख का दिन मेरे लिए, आपके लिए बहुत मायने रखता है। क्या हुआ? लोकसभा के इलेक्शन के वक्त आपके बीच में बहुत सारे लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने आपको ये समझाया था कि नहीं, इस बार इम्तियाज अली को नहीं, इस बार चंद्रकांत खैरे को देना है, क्योंकि हमें
इंडिया अलायंस को लाना है और नरेंद्र मोदी को हराना है। नरेंद्र मोदी तो जीत गया, नरेंद्र मोदी ने अपनी तो हुकूमत बना ली, लेकिन तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा दोस्त, उसको तुमने हरा दिया। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो चौराहों पर बैठकर, जो होटलों में बैठकर ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, हमें यहां पर मजलिस नहीं। एक एमपी जब हारता है मेरे भाई, मुझे बार बार वो ये कहते हैं कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं है, तो मैं उस कमी को महसूस कर सकता हूं। इसलिए उस कमी को महसूस कर सकता हूं कि इतने सालों तक असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले लड़ते फिरते थे। कम से कम मुझे ये शर्फ हासिल हुआ आप लोगों की बदौलत कि 5 साल मैं उनके साथ जाकर बैठा। अब आप लोगों के हाथ में है। अगर हमने अपना वोटिंग परसेंटेज अगर 75% से ऊपर नहीं किया, यहां पर बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार बैठे हैं, इसाक भाई है, हमारे निसार भाई है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज 75% से अगर नीचे रहा तो आपको 23 तारीख तक का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप उसी दिन ये समझ लीजिएगा कि हम ये जंग हार चुके हैं। और अगर इंशाअल्लाह हर बूथ के ऊपर 70 और 75% के ऊपर अगर हमारी वोटिंग हुई, नुसरत भाई भी बैठे हुए हैं, ये तमाम जिम्मेदारान हैं, मन्नू भाई, उनकी नौजवान पूरी टीम लगी हुई है। हम तो 5 साल में एक बार आपसे इंतजार कर रहे हैं। कहां जाते हैं वो लोग हमारे मोहल्लों से कि जिसकी वजह से 52%, 54%, 55%, बाकी 40%, 50% कहां चले जाते? मुझे क्या लेना देना? कौन जाके खड़े रहेगा लाइन के अंदर? मैं इस कौम को ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को मुल्क का वजीर आजम देखने के लिए अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से उनके समाज के लोग खुद अपने जेब का प्लेन का टिकट खरीद के से वोट डालने के लिए आते हैं, तब जाकर उनका वजीर आजम बनता है। और हम पोलिंग बूथ यहां पर है, लोकसभा के बाद पता चलता है नहीं साहब रिक्शे नहीं लगाए थे, रिक्शे नहीं लगाए थे। अगर दावत देना है नाल खलिए की तो भीड़ बाईपास तक पहुंच जाएगी। लेकिन वोटिंग के टाइम पे रिक्शे नहीं लगाए, रिक्शा के नजर नहीं आ रहे। ये फर्क है मेरे भाई। लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब हमने एक ब्यौरा लिया तो सबसे ज्यादा मेरे अपने लोग मुझसे ये कहने लगे कि साहब रिक्शे नजर नहीं आ रहे। ये इलेक्शन कोई इम्तियाज जलील का अकेले का इलेक्शन नहीं है, ये हमारी नुमाइंदगी का है, हमारी क़यादत का है। इसीलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है। मैं बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा, नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा, अगले कुछ दिनों तक आपको पहरेदारी करनी है अपने मोहल्ले की, अपनी गलियों की, अपनी बस्ती की। कोई ना कोई तो आएगा वहां से मीटर चालू करके, वहां से पैसा लेकर आएगा, कहेगा कि लाओ वोटर कार्ड दो। और अगर कोई आ गया तो क्या करना है? कौन बोला अंधी भाषा? जोर से बोलिए। उन्होंने बोल रहे अंधी भाषा। इलेक्शन कमीशन का कैमरा है क्या? है आप?
हमारे पीछे लगे रहो तो बाकी आगे है तो कुछ भी बोल के चले जा रहे कि कटेंगे तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे करके, उनका कुछ नहीं, बस हमारे पीछे ही लगे रहो। भाईजान सुनिए, इलेक्शन कमीशन को बोलिए, ये इम्तियाज जलील नहीं बोला, वो चश्मे में जो साहब बैठे हैं ना, उन्होंने बोले हैं कि अपनी बादशाह करना। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी क़यादत इस मुल्क से अगर खत्म हुई है, इस राज्य से अगर खत्म हुई है, तो गैरों से ज्यादा कुछ अपने ही लोग रहते हैं जिन्होंने इलेक्शन को एक सौदे का धंधा करने का एक जरिया बना लिया। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 30 तारीख के दिन, एक दिन मैं आपसे मांग रहा हूं, उस दिन पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन ये नौजवान तरस रहे हैं कि लोकसभा में हमें जश्न मनाने का मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 23 तारीख के दिन ये शहर जरूर जश्न मनाएगा। तो आप